नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा है। जलवा ऐसा कि उन्होंने देश की तस्वीर बदल दी। तस्वीर ऐसी बदली है कि लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा पूरी कहानी। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी के बिना बात शुरू हो जाए तो मजा नहीं आता। पता नहीं ये नौजवान कर क्या रहा है, क्या जादू कर रहा है। आज मैंने 6 बजे जो मैं रोज डिबेट करता हूं उस पर मैंने डिबेट रखी कि लोगों को हो क्या रहा है। ये दीवानगी आ कहां से रही है। ठंड के दिनों में रजाई के बाहर पैर रखने का मन नहीं करता। आपको भी महसूस हो रहा होगा। कड़कड़ाती ठंड हो, मन नहीं करता है कि रजाई के बाहर निकल जाओ। मन करता है यहीं गरम गरम कोई चाय दे दे। ऐसे में टी शर्ट पहन के बंदा निकल गया है। आप सोचिए 52 साल का एक व्यक्ति और पैदल टी शर्ट में हजारों किलोमीटर चल दे। और सबसे बड़ी बात यह कि ठंड में लोग रजाई का मोह छोड़कर ऐसे दीवानों के साथ उसके साथ जोड़ के चल रहे हैं कि ये कल्पनातीत बात है। कहां से आ रही है ये दीवानगी? ये बिल्कुल अलग शोध का विषय। उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर शोध करा रही है कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। आप सोचिए, ये कांग्रेसी, ये छत्तीसगढ़ वाले, ये राजस्थान वाले, ये हिमाचल वाले, इनको अकल ही नहीं है कि अपने नेता पे शोध करा दे। तो शोध करा रही है उत्तर प्रदेश सरकार कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। और मोदी जी के जो सिपहसालार हैं, जो दिन भर मोदी जी कहते हैं, वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि राहुल गांधी ने इनर पहना नहीं पहना है, टी शर्ट के अंदर क्या पहना है। वो तो अच्छा हुआ कि पैंट के अंदर क्या पहना है इस तक नहीं जाते, वरना बात और आगे तक चली जाती। पहले भी गई है बात। आज सुबह मैं देख रहा था, एक बीजेपी के नेता है, राहुल गांधी नाश्ता कर रहे थे तो उस नाश्ते में 2-3 प्लेटें लगी हुई थी। तो डाला तेजस्वी का ब्रेकफास्ट। देखिए क्या है। असल में राहुल गांधी ने बहुत जोर से मिर्चें लगा दी हैं। जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी उसके फोटो डाल देते हैं। महिलाओं के प्रति आपको पता ही है कि बीजेपी और संघ में महिलाओं की क्या स्थिति है। संघ तो खैर महिलाओं की एंट्री नहीं करता। आज राहुल गांधी ने महिलाओं के संग कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें डाल दी और लाइनें भी क्या लिखी, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है। लिखी है, ममता समर्पण स्नेह त्याग। ममता समर्पण स्नेह त्याग। महिला शक्ति की भागीदारी के बिना भारत जोड़ने का ये महायज्ञ अधूरा रह जाता। यात्रा को अपनी शक्ति देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब इतने बढ़िया फोटो के साथ अगर ऐसी महिलाओं की फोटो डालेंगे तो नेचुरली कि आधी आबादी जो है उसको अच्छा लगेगा। और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सब राहुल गांधी के साथ चल रही है। जोश, एक लहर है। तो मैं बात आज के मूल मुद्दे की कर रहा था कि प्रवासी दिवस है और प्रवासी दिवस पे कई सारे आयोजन हुए। हमने देखा पूरे पेश के मध्य प्रदेश सरकार ने विज्ञापन दिया। चुनाव जब आते हैं तो 2 काम होते हैं। जिस राज्य में चुनाव आते हैं वहाँ हिंदू खतरे में आ जाता है। अब वहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और 9 राज्यों में देखिएगा हिंदू खतरे में आ जाएगा। इस समय गुजरात का, हिमाचल का हिंदू, उसको सुरक्षा मिल गई है, चुनाव खत्म हो गए। जहाँ जहाँ 9 राज्यों में, वहाँ का हिंदू खतरे में आएगा। दूसरा काम होता है कि मीडिया पे एकदम प्यार आता है। फुल पेज के विज्ञापन होंगे, टीवी चैनल पे विज्ञापन, करोड़ों रुपए फूंक दिया जाता है। तो प्रवासी दिवस का बहुत बढ़िया भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने। मैं आपको प्रधानमंत्री जी के पहले के दौर में लेके चलता हूं। देश को विश्व गुरु बनाने की प्रधानमंत्री जी की कोशिशें, उनकी तरफ लेके चलता हूं। मई 2014, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। वो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले दूसरे गुजराती थे। इसके 4 महीने बाद उनको लगा कि अब अमेरिका जाना चाहिए। 4 महीने बाद सितंबर 2014 में वो अमेरिका गए। ये बात अलग कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया था। कहा था भाई हम ऐसे व्यक्ति की एंट्री नहीं रखेंगे। लेकिन अब बना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को कैसे अमेरिका रोकता, तो रोका भी नहीं गया। मोदी जी अमेरिका पहुंच गए। आपको याद होगा वहां स्क्वायर बिल्डिंग पर उन्होंने तकरीबन 18,000 भारतीयों की बड़ी भीड़ को संबोधित किया। बताया गया था, पीछे से जानकारी मिली थी कि अंबानी ग्रुप ने वो मैनेजमेंट किया। कॉर्पोरेट हाउस होते भी ऐसे ही हैं कि इस तरह की व्यवस्था करते हैं। हर तरफ से लाइट पड़ रही थी और मोदी जी जादूगर की तरह घूम रहे थे। मोदी मोदी नारे लग रहे थे। और पूरे देश में, हिंदुस्तान में जिन लोगों ने कोरोना काल में थाली बजाई थी, शंख बजाया था, वो सब गदगद थे। एक बड़ी भीड़ को मोदी जी ने संबोधित किया। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय से अपील की
कि 2015 में अहमदाबाद के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ अपने वतन को भी अपने अनुभवों और अपनी पूंजी से समृद्ध करने का काम करें, उन्होंने अनुरोध किया। 5 साल बाद मई 2019 में भी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 4 महीने बाद वो फिर अमेरिका गए और वहां उन्होंने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 50,000 प्रवासी भारतीयों ने मोदी जी के लिए जयकारा का नारा लगाया। इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे, आपको याद होगा। मतलब अमेरिका में मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले भारतीयों की तादाद 5 साल में 18,000 से बढ़कर 50,000 पहुंच गई थी। लोग कहने लगे थे दुनिया में डंका बज रहा है, अमेरिका झुक गया है। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो मोदी जी प्रवासी भारतीय समुदाय में बहुत लोकप्रिय हैं और दूसरा यह कि मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान छोड़ने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस साल भी इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, उन्होंने मोदी जी ने वहां संबोधित भी किया है। वैसे एक मजेदार बात आपको बता दूं कि 1995 में खजुराहो कांड के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के मनाने पर शंकर सिंह वाघेला ने जब भाजपा में खजुराहो से अपने लाओ लश्कर के साथ वापसी की थी, तब उनकी वापसी की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि नरेंद्र मोदी जी को प्रवासी गुजराती बना दिया जाए। मतलब मोदी जी गुजरात में ना रहेंगे और ना गुजरात भाजपा में उनका कोई दखल होगा। दरअसल वाघेला की शर्तों ने मोदी जी को दिल्ली के अशोका रोड के बीजेपी के मुख्यालय के एक कमरे तक सीमित कर दिया था। बहरहाल 2001 तक आते आते मोदी जी की तो गुजरात वापसी हो गई, लेकिन 2014 में जब से मोदी जी की दिल्ली में पुनर्वापसी हुई है, तब से भारत छोड़ने वालों की तादाद में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। और इन लोगों में ऐसा नहीं है कि गल्फ कंट्री, आसियान कंट्री में रोजगार की तलाश में जाने वाले ये मजदूर हों, ITI पास टेक्नीशियन हों, बल्कि बड़ी संख्या में अच्छे खासे पैसे वाले लोग देश को टाटा बाय बाय कह के निकल जा रहे हैं। नीरव मोदी की बात नहीं कर रहा मैं, और मैं ना विजय माल्या की बात कर रहा हूं। मैं दूसरा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2014 से लेकर अब तक हर साल 1.25 लाख से लेकर 1.25 लाख लोग भारत की नागरिकता को छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। यानी हर रोज लगभग 500 लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। कितनी खतरनाक खबर मैं आपको बता रहा हूं। हर रोज 500 लोग भारत को अलविदा कह रहे हैं। उससे भी ज्यादा भयानक तस्वीर यह है कि इनमें से हर साल तकरीबन 7,000 ऐसे लोग इंडिया छोड़ रहे हैं जिनका नेटवर्थ 8 करोड़ या उससे ज्यादा है। समझिए कितनी खतरनाक बात। हर साल 7,000 ऐसे लोग छोड़ दे रहे हैं इंडिया को जिनकी आमदनी 8 करोड़ से ज्यादा है। सोचिए ऐसे पैसे वाले अमीर लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है। कहां गया मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, कहां गया स्टार्टअप और कहां गया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। आपको कोई मोदी मीडिया यह सच नहीं बताएगा और यह जानकर आपको और भी हैरत होगी कि इनमें से ज्यादातर लोग कहां जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये लोग दुबई, ओमान, मस्कट, शारजा या फिर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जा रहे होंगे। नहीं, इन जगह पर तो जो लोग जा रहे हैं वो नागरिकता नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वो लोग तो कमाकर वापस पैसे इंडिया भेज रहे हैं और मोदी जी का बोझ हल्का कर रहे हैं। बल्कि नागरिकता छोड़ने वाले और खास तौर से पैसे वाले लोग तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इटली में जाकर बस रहे हैं। कारण और हालात क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। क्यों जा रहे हैं इंडिया छोड़कर ये बताऊंगा मैं आपको। उस इटली में जहां राहुल गांधी के ननिहाल है और इसका लेकर मोदी जी की पार्टी ट्रोल आर्मी राहुल गांधी पर निशाना साधती रहती है, वहां लोग हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के वहां की नागरिकता ले रहे हैं। भारत के लोग इटली की नागरिकता लेकर मोदी जी की ट्रोल आर्मी को शर्मिंदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भारत छोड़ने का कारण क्या है। इतने लोग तो दुनिया के किसी भी देश को छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। आखिर मोदी जी इनको रोक क्यों नहीं पा रहे। आइए आज मैं आपकी कुछ जानकारी मिलाता हूं और दिमाग की खिड़कियां खोलिए। मैं ये आपके लिए बात कर रहा हूं, आपके आने वाली नस्लों की बात कर रहा हूं, आपको सुधारने की बात कर रहा हूं। थोड़ा भक्ति काल से आगे निकलिए, आंखें खोलिए, सच देखिए। गोदी मीडिया नहीं बताएगा। मोदी जी के तमाम नारे मजदूरों को मजदूरी नहीं दिला पाते। ऑस्ट्रेलिया में प्रति घंटे की औसत मजदूरी
भारतीय रुपए में मैं आपको बता रहा हूं 1800 रुपया है, जबकि भारत में हर घंटे 170 रुपए भी नहीं है। अमेरिका में यह प्रति घंटे की औसत मजदूरी की दर 945 रुपए, तो ब्रिटेन में लगभग 600 रुपया है। लेकिन इसके ठीक उलट इंडिया में देखिए, जहां आम आदमी की कीमत ही 5 किलो राशन की मासिक सहायता से तय होती है, और वहीं देश के बड़े कॉर्पोरेट हाउस में एक की कमाई कोरोना काल के विकट दौर में 90 करोड़ प्रति घंटा होती है, तो दूसरे की 1002 करोड़ रुपया प्रति दिन। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी असमानता आय वाले देश में रुककर कौन अपना फ्यूचर खराब करके ज्ञानवापी और अखलाक की फ्रिज पर ध्यान लगाना चाहेगा? खासकर वो लोग तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज्यादा हो, क्योंकि वो रुक गए तो कब पलक झपकते वो 8 करोड़ से 8000 पर आ जाएंगे, कब इनकम टैक्स उनकी जांच करने आ जाएगा, कब कोई नोटिस आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह भी नहीं पता कब साहेब नोट बंद कर दें और कब ट्रेन फ्लाइट बंद कर दें। तब यही तय नहीं है तो भला इंडिया में रुकना कौन चाहेगा? दूसरा बड़ा सवाल, भारत का पासपोर्ट बेहद कमजोर है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में इस समय 71वें नंबर पर है, 71 नंबर पर। अब जहां रोज रोज जिस देश में रोज रोज हिंदू मुसलमान होगा, सत्ता समर्थित लोग आग लगाना चाहेंगे, भला वहां का पासपोर्ट कैसे मजबूत होगा? शांति रहेगी तभी तो उद्योग, पर्यटन, सर्विस सेक्टर ये सब चमकेंगे। भारत के पासपोर्ट से आप बिना वीजा 71 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा 173 देशों में यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर 172 देशों की यात्रा की जा सकती है। यह बड़ा कारण है कि इंडिया की नागरिकता छोड़कर लोग अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसके अलावा भारत में लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। शहरों में बेहद प्रदूषण है। चंडीगढ़, नवी मुंबई, सूरत जैसे कुछ शहरों को छोड़ दें तो सबका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। शिक्षा और हेल्थ में बहुत स्थिति खराब है। हर चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भरता है और प्राइवेट सेक्टर की स्थिति इतनी बेलगाम है कि पूछिए मत। अब मेदांता में कोई इलाज कराने जाएगा कि 200 रुपए की चाय पीने जाएगा। इसके विपरीत यूरोप के अधिकांश देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पब्लिक सेक्टर की स्थिति प्राइवेट सेक्टर से बेहतर है। ऐसे में भला कौन रुकेगा? यहां तो केरल, तमिलनाडु, हिमाचल जैसे राज्यों को छोड़ दें तो सरकारी शिक्षा इस हालात में पहुंच गई है कि केजरीवाल साहब को यह बहुत बड़ा चुनावी हथियार बन गया है। इन सबके अलावा भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान न होना एक बड़ा कारण है, लेकिन यह बहुत बड़ा कारण नहीं है। असली कारण तो रोजगार के लायक माहौल ना होना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, देश में माहौल खराब होते रहना है, जनता के मुद्दों पर राजनीति ना होना है, और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोग देश छोड़ते रहेंगे और विदेश में मोदी जी की सभाओं में ताली बजाते रहेंगे, वरना एक दौर आपको याद करिए 2007 और 8 की मंदी के बाद ऐसा भी आया था जब मनमोहन सिंह और लेफ्ट फ्रंट के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की नीतियों के कारण भारतीय समुदाय के लोग सिलिकॉन वैली छोड़कर गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर का रुख करने लगे थे। 2007-8 के चुनाव में बराक ओबामा को अपने चुनावी अभियान में कहना पड़ गया था कि बफेरो अमेरिकी आईटी हब की नौकरियां बंगलौर खाए जा रहा है। आज उस बंगलौर के हाल देखिए, उस बंगलौर में हिजाब पे, खाने पे लड़ाई हो रही है। कर्नाटक के लोग छोड़ छोड़ के हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं। नौकरियां, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हैदराबाद जा रही हैं। क्या हो रहा है? कब तक आप हिंदू मुसलमान से इस देश के लोगों को रोजी रोटी दे देंगे? कब तक आप हिंदू मुसलमान की आग से सत्ता ले लेंगे? देख रहे हैं आप, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। काश और दिन फिर आ जाते हैं, लेकिन आएंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। जरूर देखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है, थोड़ा राहुल गांधी की शर्ट खाने की जगह देश के हालात देख लें तो शायद देश सुधर जाए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। 4 PM बिहार देख रहा हो तो उसको बिहार, यूपी का देखना हो तो 4 PM यूपी, और गुजरात देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।